हाल ही में 1 फरवरी को वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के साथ संसद में अंतरिम बजट 2024 से 25 पेश किया, जो राजकोषीय समेकन, इंफ्रा, कृषि, हरित विकास और रेलवे पर केंद्रित था। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अंतरिम बजट के मुख्य बिंदु क्या हैं और इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अंतरिम बजट 2024 के मुख्य बिंदुओं के बारे में। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में हस्तांतरण, अनुदान, ऋण और केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित राज्यों को हस्तांतरित संसाधनों की राशि 22.22 लाख करोड़ है। 2024 से 25 के लिए राजकोषीय घाटा 16.85 लाख करोड़ अनुमानित है, जो नॉमिनल जीडीपी का 5.1% है। राजस्व घाटा 6.53 लाख करोड़ होने का अनुमान है तथा बजट में कुल व्यय 47.65 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसमें पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान देते हुए 11.11 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह 2023 से 24 के संशोधित अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय में 16.9% की सराहनीय वृद्धि को दर्शाता है। इस बार के अंतरिम बजट में 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता, किसान को ऊपर उठाने पर सरकार का फोकस रहा है। रक्षा मंत्रालय को अन्य सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा राजस्व आवंटित किया गया, जो केंद्र सरकार के कुल व्यय का 13% से अधिक है। पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हुए। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। वर्ष 2023 से 24 में रेलवे के पास सीमांत राजस्व अधिशेष होने का अनुमान है, जो इसकी पूंजीगत व्यय योजना के 1% से भी कम को वित्त पोषित करेगा। पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय परिव्यय में 3 गुना वृद्धि के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर प्रभाव पड़ा है। हालांकि इस बजट में कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं देखा गया। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पिछले 10 वर्षों में कर संग्रह 2 गुना से अधिक हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम को बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। उनकी सफलता ने लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद की है। सफलता से उत्साहित होकर लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बजट में घोषणा की गई कि रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 10 मिलियन परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे तथा 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे का समर्थन करके ईवी पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और मजबूत करेगी। अगर पेश किए गए अंतरिम बजट का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि बजट से संबंधित सभी कार्यों के लिए नाम मात्र जीडीपी है जिसका उपयोग किया जाता है। ऐसे में नॉमिनल जीडीपी में धीमी वृद्धि दर भारत की वास्तविक विकास दर के लिए अच्छी खबर नहीं है। वास्तव में चालू वर्ष में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद कमजोर रूप से बढ़ी है तथा आने वाले वर्ष में भी नॉमिनल जीडीपी केवल 10.5% बढ़ने की संभावना है। यद्यपि राजकोषीय घाटा अनिवार्य रूप से उस धनराशि को दर्शाता है जो सरकार बाजार से उधार लेती है। वह ऐसा अपने खर्चों और आय के बीच के अंतर को कम के लिए करती है। यदि सरकार बाजार से उधार लेने के बजाय अधिक पैसा छापने की कोशिश करती है तो इससे मुद्रास्फीति जैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं की समान आपूर्ति के पीछे अतिरिक्त धन की अचानक वृद्धि के कारण होता है। यही कारण है कि 2003 के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद के केवल 3% तक सीमित रखने की आवश्यकता है। हालांकि 2007 से 8 को छोड़कर भारत कभी भी इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है तथा सरकार के पिछले कुछ बजटों की आधारशिला
पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर प्रयास है। दरअसल पिछले फरवरी में पेश किए गए बजट 2023 से 24 का मुख्य आकर्षण घोषणा थी कि सरकारी पूंजीगत व्यय 10 लाख करोड़ रुपए होगा, जो 2020 से 21 के 4.39 लाख करोड़ रुपए के दोगुने से भी अधिक है। हालांकि संशोधित अनुमान बताते हैं कि चालू वर्ष में यह पूंजीगत व्यय लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। यह 9.5 लाख करोड़ रुपए है। यह राजकोषीय घाटे में कमी के कुछ हिस्से को स्पष्ट करता है और साथ ही अर्थव्यवस्था की समग्र विकास गति पर संभावित प्रभाव के बारे में कुछ चिंताएं भी पैदा करता है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा दो प्रमुख क्षेत्र हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था अपनी आबादी के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए निवेश किए बिना विकसित नहीं हुई है। निश्चित रूप से अधिकांश वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा आवंटन कुल सरकारी व्यय का 2.5% से 1.5% के बीच होता है। हालांकि संशोधित अनुमान बताते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में वे लक्ष्य भी पूरे नहीं किए जा सके हैं। परंपरागत रूप से सरकार के वित्तीय संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा बाजार उधार से आता है। वास्तविक आय सृजकों में से यह अप्रत्यक्ष कर और कॉरपोरेट कर हैं, जो सबसे अधिक पैसा प्रदान करते हैं। लेकिन अगले वित्तीय वर्षों के लिए बजट अनुमान बताते हैं कि आयकर संग्रह उधार के बाद शीर्ष योगदानकर्ता होगा। बजट दस्तावेज सुझाव देते हैं कि वित्त वर्ष 2015 में आयकर राजस्व कुल सरकारी संसाधनों का 19% होगा।